वेलकम बैक फ्रेंड। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। सो मेरा नाम है विवेक। आज हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है फिजिक्स पार्ट 1। तो बेसिकली ये जो सीरीज है मैं कुछ ये इस किताब से कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। तो इस किताब का नाम है अरिहंत पब्लिकेशन की ये किताब है एंड इसका नाम है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ जनरल साइंस। तो बेसिकली ये जो वीडियो होगा वो एक हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो होगा एंड इसमें हम पहला लेसन बिल्कुल स्टार्ट करेंगे विथ इंट्रोडक्शन से, जिसका नाम है यूनिट मेजरमेंट एंड एरर। तो फ्रेंड्स अभी बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि लूसेंट से पढ़े या एनसाइक्लोपीडिया ऑफ जनरल साइंस से पढ़े। तो आई थिंक मेरे हिसाब से ये जो किताब है बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें क्या है, आपका जो एनसीईआरटी के जो भी सेपरेट नोट्स होते हैं वो एक कॉलम में दिया है एंड ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके मतलब कंबाइन करके ये किताब बनी है। लूसेंट में बहुत ही कम जानकारी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा जानकारी एक कम इससे में उन्होंने कंप्लीट की है, लेकिन उसमें कहा भी एनसीईआरटी का हमें टच नहीं मिलता। तो आई होप अगर आपको लगता है तो आप ये किताब बाय कर सकते हैं एंड इसी के ऊपर हम पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल। एंड अगर मेरा कंटेंट पसंद आता है एंड आपको लगता है कि ये कंटेंट ऐसा ही बना रहे, ओके, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, डू लाइक एंड शेयर माय चैनल। इस लेक्चर सीरीज की मैं पीडीएफ तो प्रोवाइड नहीं कर सकता, लेकिन आपको अगर मेरे लेक्चर्स की मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए तो आप यूट्यूब पे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा एंड मेरे ये जो चैनल है जिसका नाम है yum@wiki, आप इसको भी ज्वाइन करके मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन पा सकते हैं। फ्रेंड्स अब हम देखते हैं कि इस किताब में कौन कौन सा कंटेंट है एंड कौन कौन से कंटेंट में कितने कितने लेसन्स हैं। तो बिल्कुल इंट्रोडक्टरी लेसन होगा। तो इसमें देखो फ्रेंड्स, फिजिक्स में हमारा टोटल फर्स्ट लेसन है यूनिट एंड मेजरमेंट। उसके बाद है हमारा मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, वर्क, पावर, एनर्जी, सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशन मोशन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, सिंपल हार्मोनिक मोशन, हीट, टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक्स, वेव मोशन एंड साउंड, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, current, electricity and its effect, magnetic effect of electric current, nuclear physics and radioactivity, semiconductor, communication, nanotechnology and our universe। एंड केमिस्ट्री में क्या क्या कंटेंट है तो वो मैटर एंड इट्स स्टेट्स, ये फर्स्ट हमारा लेसन है। उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग एंड केमिकल रिएक्शंस, एसिड, बेसिस एंड साल्ट, सॉल्यूशन एंड कोलाइड्स, गैसेस स्टेट्स, केमिकल काइनेटिक एंड इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एनी एलिमेंट, हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड, metal and their compound, extraction of the solid, non-metals and their compounds, fuels, combustion of the flames, organic compound, food chemistry, chemistry in everyday life। तो ये कंटेंट्स अभी हमारे केमिस्ट्री का है। अब बायोलॉजी का कंटेंट क्या है, इसमें है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस लेसन से पूछे जाते हैं बायोलॉजी में। उसके बाद सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, टिश्यू, न्यूट्रिशन क्या होता है। उसके बाद प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन सिस्टम एंड ह्यूमन बॉडी, जेनेटिक्स, हेरिडिटी, इवोल्यूशन, हेल्थ एंड डिसीज, इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड इट्स इफेक्ट, इकोलॉजी, इकोसिस्टम, एग्रीकल्चर साइंस, एनिमल हस्बेंड्री, इकोनॉमिक बॉटनी, इकोनॉमिक जूलॉजी। तो ये जो लास्ट जो लेक्चर दिख रहा है फ्रेंड्स, लेसन इकोनॉमिक बॉटनी एंड इकोनॉमिक जूलॉजी, तो ये आपको एनवायरनमेंट साइंस में ईवीएस जो सब्जेक्ट आता है, बहुत सारे एग्जाम में ईवीएस के ऊपर क्वेश्चन भी पूछते हैं, तो ये आपको इसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब हम बोल सकते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड एनवायरमेंटल साइंस ये भी सभी इसमें इंक्लूडेड है। तो एक ही जगह सब भी कंपाइलेशन है, तो हम इसमें से ही हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं। तो आई होप मतलब यहाँ से ही हम बोल सकते हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से ही उतरेंगे। ठीक है, सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट एंड मेजरमेंट एंड एरर। वो क्या होता है, अब देखो यूनिट की जरूरत क्यों गिरी है, किस कारण से यूनिट हमें यूज करना है, मेजरमेंट की क्या क्या नीड्स है वो देखेंगे। सपोज आप किसी एक गांव से दूसरे गांव पे जा रहे हो, सपोज पॉइंट ए से लेकर बी तक जा रहे हो, ठीक है ना। अगर मुझे ए पॉइंट से लेकर बी तक की लेंथ गिननी है तो मैं किस में गिनूंगा, ओके, ये क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट है, तो मुझे लेंथ किस में गिनूंगा, या तो मैं मीटर में गिनूंगा
या तो किलोमीटर में गिनूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें यूनिट की नीड जरूरत गिरती है। पुराने में जमाने में क्या होता था कि बहुत सारे लोग, ओके, तो किसी फार्मर के पास सपोज गेहूं उपज हो गई एंड किसी फार्मर के पास चावल उपज हो गई, तो वो क्या करते हैं, एक्सचेंज करते थे। चावल गेहूं के साथ एक्सचेंज करते थे एंड गेहूं चावल के साथ एक्सचेंज करते थे। लेकिन ये एक्सचेंज कर रहे हैं, लेकिन इसका मेजरमेंट कैसे करें, ओके। तो इससे ही कहाँ ना कहाँ उस मेजरमेंट की नीड्स उनमें आ गई। तो ये नीड्स आने के कारण ही यहाँ से क्या हुआ, डेवलप, यूनिट्स एंड मेजरमेंट डेवलप हुआ। तो हम सबसे पहले क्वांटिटीज क्या होती है, जैसे अगर मुझे किसी भी डिस्टेंस गिनना है तो मैं लेंथ में गिनूंगा, किसी सब्सटेंस में कितने पार्टिकल्स है वो मास में गिनूंगा, अगर किसी का टेम्परेचर कितना हॉट, मतलब कोई भी सब्सटेंस कितना हॉट है या कूल है वो टेम्परेचर में गिनूंगा, अगर मुझे टाइम ड्यूरेशन गिनना है वो टाइम में गिनूंगा, ओके। फोर्स, स्पीड, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, मोमेंटम एंड करंट, सो दिस आर द सम फिजिकल क्वांटिटी। ये क्या है, सम फिजिकल क्वांटिटी है। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटी है तीन कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं। फर्स्ट जो कैटेगरीज हमारी आती है फंडामेंटल बेस क्वांटिटी। अब इनको फंडामेंटल क्वांटिटी क्यों बोला जाता है, अभी यहाँ पे ध्यान दो फ्रेंड। फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। उसका एग्जांपल है लेंथ। अगर सपोज हम पहले एग्जांपल लेंगे लेंथ इसका मीनिंग क्या होता है, ऐसी क्वांटिटी जो ओनली नॉट डिपेंड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी। जैसा अगर मैं लेंथ का एग्जांपल ले लूँ, तो अगर मुझे लेंथ को डिफाइन करना है तो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, लेंथ किसी के ऊपर डिपेंडेंट है क्या, नहीं है। तो ये इट इज़ द फिजिकल क्वांटिटी। अगर उसी जगह अगर मैं डेंसिटी ले लूँगा, तो डेंसिटी को मैं डिफाइन करने के लिए मास अपॉन वॉल्यूम, ये उसका फार्मूला है। तो मुझे वॉल्यूम को डिफाइन करना पड़ेगा एंड मास को डिफाइन करना पड़ेगा। उसके बाद अगर इसका डिवाइडेशन कर दूंगा तो मुझे डेंसिटी मिलेगी। तो लेंथ को डिफाइन करने के लिए उसके लिए एक सेपरेट फार्मूला है क्या, नहीं, तो इसीलिए उसे फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। और एक एग्जांपल लेंगे जैसे मास। व्हाट इज द मास, मास एक सेपरेट क्वांटिटी है। मास मींस क्या होता है, द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी, किसी भी बॉडी में कितना मैटर है उसे ही मास बोलेंगे। लेकिन अगर मैं उसी उसी की जगह दूसरा एक एग्जांपल ले लूंगा, जैसा प्रेशर ले लूंगा, तो प्रेशर है, प्रेशर को मतलब डिफाइन करने के लिए मुझे दो क्वांटिटी डिफाइन करने पड़ेंगे, एक तो है फोर्स एंड दूसरा है फोर्स पर यूनिट एरिया। ये प्रेशर का फार्मूला होता है। तो मुझे फोर्स भी डिफाइन करना पड़ेगा एंड यहाँ एरिया भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है, ये जो क्वांटिटी है दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। एंड हमारा जो पहली क्वांटिटी है जैसा मास हो गया, फोर्स हो गया, ओके, तो ये जो क्वांटिटी है लेंथ, मास, इलेक्ट्रिक करंट हो गया ना, तो ये क्वांटिटी में क्या हो रहा है, मुझे डिफाइन करने के लिए दूसरी क्वांटिटी की जरूरत नहीं गिर रही है। इसलिए ऐसे क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी कहा जाता है। तो ये क्वांटिटी आपको पूरे याद करने फिर करेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद डिराइव क्वांटिटी क्या होती है। डिराइव क्वांटिटी का पहला एग्जांपल है वर्क, फोर्स, प्रेशर, एरिया, वॉल्यूम एंड एनर्जी। अब ये होता क्या है, फिजिकल क्वांटिटी विच आर नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटीज बट डिराइव फ्रॉम द अदर डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। मतलब ऐसे क्वांटिटी जो दूसरे क्वांटिटी के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसा अगर मैं वर्क ले लूंगा, W वर्क, वर्क क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, ओके। बॉडी के ऊपर मुझे वर्क करना है तो उसके ऊपर मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा एंड डिस्प्लेसमेंट भी करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर सपोज एक बॉडी है मेरे पास, एक बॉडी है, अगर इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया तो ये बॉडी यहाँ से इधर चली जाएगी। लेकिन अगर सपोज मैंने एक वॉल के ऊपर फोर्स लगाया तो वॉल डिस्प्लेस होगा क्या, नहीं होगा। तो इसका मतलब फिजिक्स के भाषा में बोला जाता है कि अगर कोई चीज़ डिस्प्लेस नहीं करती है लेकिन उसके ऊपर फोर्स लग रहा है तो वहाँ पे वर्क नहीं हुआ। अगर इसके ऊपर फोर्स लगता है एंड चीज़ एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हो जाती है, तब उस कंडीशन में बोलेंगे कि उस बॉडी के ऊपर कहाँ कुछ ना कुछ वर्क हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क किसके ऊपर डिपेंडेंट है, वर्क डिपेंडेंट है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इसके ऊपर डिपेंडेंट है। मुझे वर्क को डिफाइन करने के लिए फोर्स को एंड डिस्प्लेसमेंट को दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी मुझे वर्क मिलेगा। मतलब फोर्स किसके ऊपर, वर्क किसके ऊपर डिपेंडेंट है, फोर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए उसको डिराइव क्वांटिटी बोला जाता है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी मींस क्या होता है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी देयर आर आल्सो टू फिजिकल क्वांटिटी व्हिच आर नेदर फंडामेंटल नॉर डिराइव। ऐसी क्वांटिटी जो फंडामेंटल नहीं है और डिराइव भी नहीं है। तो प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, ये दो जो है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है। प्लेन एंगल मींस क्या होता है, सपोज एक सरफेस है सिंपली
एक सरफेसेस है एंड सरफेस से ये जो इंक्लाइंड सरफेस जो एंगल बना रहा है थीटा, इसे बोला जाता है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल कब बताते हैं? 2 डायमेंशनल शेप में प्लेन एंगल बताते हैं। अगर मैं बोलूंगा कि 3 डायमेंशनल शेप है, जैसे अगर मैं बोलूंगा कि ये अर्थ है, ओके ना, ये अर्थ है एंड अर्थ क्या है? एक स्फीयर शेप है, 3 डायमेंशनल शेप है, तो सरफेस से अगर मैं ये एंगल बताऊंगा तो ये 3 डायमेंशनल हो जाएंगे। तो ये जो एंगल बनता है दैट इज द सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल कहाँ पे बताते हैं? सॉलिड एंगल बताते हैं 3 डायमेंशनल शेप में, प्लेन एंगल बताते हैं 2 डायमेंशनल शेप में। इतना ही आपको याद रखना है। उसके बाद हम देखेंगे कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है एंड फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो क्वांटिटी डायरेक्शन नहीं दिखाती, ओनली मैग्नीट्यूड दिखाती है। क्या दिखाती है? मैग्नीट्यूड दिखाती है। जैसे एग्जांपल डिस्टेंस की बात करूंगा, सपोज मैं अगर मैं बात करूंगा डिस्टेंस की बात करूंगा, या सपोज हम वर्क का एग्जांपल ले लेते हैं। सो वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे मैंने फोर्स कितना है? सपोज 5 न्यूटन का फोर्स है एंड डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2 मीटर है। 5 इंटू 10, तो ये तो हमें मैग्नीट्यूड मिल गया सॉरी। लेकिन इस वर्क को डिफाइन करने के लिए मुझे डायरेक्शन बतानी पड़ रही है क्या? या वर्क इस डायरेक्शन में हो रहा है या इस डायरेक्शन में हो रहा है? तो यहाँ मैं डायरेक्शन नहीं बता रहा हूँ, तो मुझे वर्क को डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, ओनली मैग्नीट्यूड होगा तो भी काम चल जाएगा। तो ऐसी क्वांटिटी को बोला जाता है स्केलर क्वांटिटी, मतलब जो क्वांटिटी तो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ओनली मैग्नीट्यूड बता रही है। ठीक है। जैसा टेम्परेचर अगर मैं बोलूँगा, टेम्परेचर किस में बताते हैं हम? केल्विन में बताते हैं। सपोज किसी बॉडी का टेम्परेचर 25 डिग्री है, तो यहाँ मैंने मैग्नीट्यूड बता दी कितना है? 25 है। लेकिन ये बता रहा हूँ कि मैं कि टेम्परेचर ऊपर की डायरेक्शन में है या नीचे की डायरेक्शन में है या इस डायरेक्शन में है या इस डायरेक्शन में है, ऐसा नहीं बता रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि ये जो क्वांटिटी टेम्परेचर जो क्वांटिटी हम हमारे पास है वो ओनली डिपेंडेंट, अब मतलब वो डायरेक्शन नहीं बता रही है, ओनली मैग्नीट्यूड बता रही है, डायरेक्शन नहीं बता रही है। तो इसीलिए इस क्वांटिटी को बोला जाता है स्केलर क्वांटिटी। तो ये जो क्वांटिटी है आपको पूरे याद करने पड़ेंगे कि स्केलर क्वांटिटी के ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं। अब हम देखते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी जो डायरेक्शन भी बताती है एंड मैग्नीट्यूड भी बतानी पड़ती है। ऐसी क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए मुझे डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों भी बताने पड़ते हैं, ऐसी क्वांटिटी को बोला जाता है वेक्टर क्वांटिटी। जैसे अगर मैं यहाँ पे फोर्स का एग्जांपल है, फोर्स का एग्जांपल ले लूँ। एक बॉडी है एंड बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो मुझे फोर्स कितना न्यूटन का है? 5 न्यूटन का फोर्स है। उसी के साथ मुझे ये भी बताना पड़ रहा है कि फोर्स इस डायरेक्शन में है या इस डायरेक्शन में है या इस डायरेक्शन में है या इस डायरेक्शन में है। तो मुझे फोर्स को डिफाइन करने के लिए प्लस मैग्नीट्यूड भी बतानी पड़ रही है, प्लस उसके साथ डायरेक्शन भी बतानी पड़ रही है। तो इसका मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसमें मुझे डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों भी बताना पड़ रहा है, ऐसी क्वांटिटी को बोलेंगे हम वेक्टर क्वांटिटी। जैसा वेट हो गया, वेट क्या होता है? वेट मीन्स ओके ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके एम जी होता है। वेट क्या होता है? डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, मतलब किसी भी चीज़ का मास एंड ग्रेविटी किसने जोर से उसे खींच रही है वो होता है, इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन मीन्स वेट होता है। तो वेट हमेशा नीचे के डायरेक्शन में लगता है, तो मुझे डायरेक्शन बतानी पड़ रही है, ठीक है ना। प्लस उसके साथ उसका मैग्नीट्यूड, मतलब मास सपोज 50 kg है एंड जी 9.8 होता है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो तो मुझे क्या मिल जाएगा? मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो तो मुझे मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। तो मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसमें मुझे डायरेक्शन बताना है और मैग्नीट्यूड भी बताना है। तो सभी क्वांटिटी आपको बिल्कुल याद करने पड़ेंगी, इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही है। अब हम देखते हैं कि यूनिट क्या होता है। कुछ फंडामेंटल यूनिट्स हैं एंड डिराइव यूनिट्स हैं। जैसे अगर मैं बात करूंगा तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रेंड्स, ये जो फर्स्ट है यूनिट्स क्या होते हैं। सपोज मुझे लेंथ गिनना है, तो ये लेंथ में किस में गिनूंगा? मीटर में गिनूंगा। सपोज मुझे डेंसिटी गिनना है, तो ये मास अपॉन वॉल्यूम होता है। मास का यूनिट होता है केजी, वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब। तो ये इसका यूनिट हो गया, किसका? डेंसिटी का यूनिट हो गया, लेंथ का यूनिट मीटर है। तो इसमें भी दो क्वांटिटी गिरते हैं फिर से तो फंडामेंटल यूनिट है, फंडामेंटल क्वांटिटी का जो यूनिट है, जैसा लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी है उसका यूनिट मीटर, मास फंडामेंटल क्वांटिटी है उसका यूनिट किलोग्राम। तो फंडामेंटल क्वांटिटी के जो यूनिट होते हैं उसे बोला जाता है फंडामेंटल यूनिट। जैसा मीटर, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडल एंड मोल, ये क्या है? फंडामेंटल यूनिट है। जो डिराइव क्वांटिटी के जो यूनिट होते हैं, जैसा अगर मैं वॉल्यूम बात करूं, यहाँ पे मैं वॉल्यूम की बात करूं, तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ,
ओके, तो इसका ये क्या होगा, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो ये बन जाता है मीटर क्यूब। तो ये क्या है, वॉल्यूम क्या है, डिराइव क्वांटिटी है, एंड डिराइव क्वांटिटी का यूनिट ही डिराइव यूनिट होता है, ठीक है ना, तो इसे बोला जाता है डिराइव यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट्स मीन्स क्या होता है, यूनिट ऑफ प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि सप्लीमेंट्री एंगल की यूनिट क्या होती है। इस दो क्वांटिटी को यूनिट को हम बोलेंगे सप्लीमेंट्री यूनिट। अब हम देखते हैं कुछ यूनिट सिस्टम क्या होते हैं, जिस सिस्टम में हम लेंथ को किस यूनिट में गिनते हैं, मास को किस यूनिट में गिनते हैं, एंड टाइम को किस यूनिट में गिनते हैं। जैसे अगर मैं एम के इस यूनिट की बात करूं तो यहाँ पे मैं लेंथ को मीटर में गिनूंगा, मास को किलोग्राम में गिनूंगा, एंड टाइम को सेकंड में गिनूंगा। सीजीएस यूनिट की बात करते हैं तो इसमें मैं लेंथ को सेंटीमीटर में गिनूंगा, मास को ग्राम में गिनूंगा, एंड टाइम को सेकंड में गिनूंगा। अगर हम बात करते हैं एफपीएस सिस्टम, तो इसमें मैं लेंथ को मिड फुट में गिनूंगा, एंड मास को पाउंड में गिनूंगा, एंड टाइम को सेकंड में गिनूंगा। तो ऐसे सिस्टम को एमकेएस, सीजीएस एंड एफपीएस सिस्टम बोलते हैं। तो लेकिन ये तीनों भी सिस्टम कहाँ ना का कंफ्यूजन है, मुझे हर बार एक्सचेंज करना पड़ रहा है, लेंथ को मास मतलब लेंथ को अलग अलग यूनिट में एक्सचेंज करना पड़ रहा है। तो इसका सॉल्यूशन निकला है विद द हेल्प ऑफ सिस्टम, एसआई सिस्टम। तो एसआई सिस्टम वाज अडॉप्टेड एक्सेप्टेड इन इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट ऑफ द वेट एंड जिनेवा। तो जिनेवा में इनका एक 1960 में कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो वहाँ से ये डेवलप हुआ हमारा एसआई सिस्टम। तो यहाँ पे आपको टेबल दिया है फ्रेंड्स, इन टेबल में आपको फंडामेंटल क्वांटिटी दी है, ओके, एंड उसको कुछ यूनिट दिया है, एंड उसका सिंपल दिया है। तो ये आपको ओनली 3 याद करने हैं, ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको अगर पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है जो मैंने हाईलाइट करके रखा है, बाकी के इंपॉर्टेंट नहीं है, ओनली आपको क्वांटिटी एंड उसका सिंबल याद रखना है। जैसे अगर मैं बात करूँगा तो लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर, एंड उसको एम से डिनोट करते हैं। मास का यूनिट है केजी, जो केजी से डिनोट करते हैं। टाइम का सेकंड, जो एस से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिकल एम्पियर होता है, जो ए से डिनोट करते हैं। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, ये सिंपल टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को केल्विन, जो के से डिनोट करते हैं। तो टेम्परेचर का यूनिट सी भी होता है, मतलब डिग्री सेल्सियस भी होता है, लेकिन फंडामेंटल अगर यूनिट पूछा जाए तो वो होता है केल्विन। तो केल्विन नाम के एक साइंटिस्ट है, उनके नाम के ऊपर से ही ये के शब्द आया है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मीन्स क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस में टोटल कितने पार्टिकल है, ओके ना। तो ये कैसे गिनते हैं, ये गिनते हैं मोल में, जो मोल से भी डिनोट किया जाता है। ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी मीन्स क्या होता है, ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी मीन्स सपोज यहाँ पे सन है, कोई भी चीज़ कितना चमक रही है, ओके ना, एंड एक बल्ब है, तो यहाँ पे कौन ज़्यादा चमक रहा है, सन ज़्यादा, ऑब्वियसली सन ज़्यादा चमक रहा है एज कम्पेयर टू द बल्ब। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो सन है इसकी ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी ज़्यादा है। चमकने की पावर को ही हम बोलते हैं ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी, एंड इसका यूनिट है कैंडेला, जो सीडी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि प्लेन एंगल का यूनिट क्या होता है। प्लेन एंगल का यूनिट होता है रेडियन, रैड, ठीक है ना, रेडियन। जैसा ये जो एंगल हो गया ना, ओके, तो इसमें ये जो थीटा जो डिनोट करता है, ये रैड में डिनोट करते हैं हम, ओके। एंड 3 डायमेंशनल शेप में यही एंगल स्टर्डियन से डिनोट करते हैं। तो ये थोड़ा याद रख लेना फ्रेंड, प्लेन एंगल में रैड से डिनोट करते हैं, सॉलिड एंगल को स्टर्डियम से डिनोट करते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ये एक बहुत ही बेसिक्स पार्ट था, इसका मैं अगला पार्ट जल्दी ही लेके आऊँगा। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अगर इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।